हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का चैप्टर टॉपिक वाइज मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। उसमें आपको किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके हर टॉपिक की डिटेल्ड में वीडियो वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो जो कार्बन के सिर्फ रिएक्शंस पे है कि कई स्टूडेंट्स ये फीडबैक देते हैं कि कार्बन के चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं जिनका बोर्ड में या प्री बोर्ड में इनवेरिएबली आना तय है, जरूर आती हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उस पार्ट के लिए है और इसमें आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारी रिएक्शन समझ आ जाए और उसके बाद आपको किसी भी रिएक्शन को आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट लूजिंग टाइम। देखिए, पहले सबसे पहले है कंबस्शन ऑफ कार्बन। मैंने लिख दिया ऑल एलोट्रॉप्स। तो मैं साथ साथ ये भी क्वेश्चन बताता जाऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज एलोट्रॉपी या व्हाट आर एलोट्रॉप्स, तो इस पे वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना के दे रखी है। तो उसमें फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। आप रजिस्टर ले लें, पेन ले लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें। I will try to give you quality notes. तो the phenomena of existence of an element, underline कर देना, an element in two or more different physical forms is called allotropy and the forms are called allotropes. तो जैसे कार्बन के पूछ सकते हैं तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन इसके एलोट्रॉप्स हैं, करेक्ट। ऐसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस ये भी हैं फास्फोरस के। लाइकवाइज सल्फर के भी हैं, रोम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, इट मींस केमिकली सेम है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि डायमंड और ग्रेफाइट हाउ वी कैन से केमिकली दे आर सेम, तो इसका आंसर भी आपने क्या करना है कि इफ इक्वल अमाउंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बर्न्ड इन एयर देन दे प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस दे आर केमिकली सेम। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है, उनके अपीयरेंस में डिफरेंस है, उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। बट मैंने इसको रिएक्शन के पर्पस से कवर करना है, तो कोई भी एलोट्रॉपिक फॉर्म हो इसके नीचे डायमंड लिखें, ग्रेफाइट लिखें या फुलरीन लिखें, तो रिजल्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो वी कैन राइट हीट एंड लाइट। तो ये इसकी रिएक्शन इटसेल्फ कंप्लीट है सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के लिए। मैं फॉर द टाइमिंग आपको ये बता दूं कि मैंने एक सेपरेट वीडियो दी है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें। उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स दी हैं जिसमें आपको बैलेंस करना इजी हो जाएगा। फॉर द टाइमिंग मैं आपको रिएक्शंस 100% ठीक करके दूंगा, बट बैलेंसिंग में फॉर द टाइमिंग छोड़ के चल रहा हूं। नेक्स्ट है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें मैंने लिख दिया एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। रिमेंबर, सारे हाइड्रोकार्बन CO2, वाटर और लॉट ऑफ हीट एंड लाइट देंगे। पहले तो मैं लिख दूं फिर आपको डिफरेंस बता दूं क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज गिवन आउट। तो ये तो प्रोडक्ट आप याद रखो, हीट एंड लाइट इज गिवन आउट। ये तो सॉरी CO2 है, इसमें तो वाटर नहीं आएगा, सॉरी। तो ये तो सिंपल है, C+O2 की CO2, ये ओनली, ये यहां नहीं आएगा, हीट एंड लाइट। इस वाले में आएगा CO2, वाटर, लॉट ऑफ हीट और हीट एंड लाइट। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एल्केन्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बर्न विद ब्लू कलर्ड फ्लेम, यानी कंप्लीट कंबस्शन होगा। बट ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एल्कीन एंड एल्काइन बीइंग अनसैचुरेटेड, सम ऑफ द कार्बन रिमेन्स अनबर्न्ड, इसलिए ब्लैक सूट यानी सूटी फ्लेम मिलेगी, या येलो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन वो फ्लेम मिलेगी और उसमें फ्लेम का कलर ब्लू होगा। अदरवाइज प्रोडक्ट आप लिखना चाहोगे CO2, वाटर, लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। अगर आपसे सपोज मैं कहूं लेट अस से C2H4, ये इथीन है, इसका भी अगर लेट अस से विद ऑक्सीजन एंड ऊपर एरो पे जरूर लिखते हैं कंबस्शन, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन वाली अलग वो होगी, बट कंबस्शन की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट विल अगेन बी सेम, CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। तो हीट एंड लाइट या ओनली हीट लिखे तो भी चल जाएगा। तो प्रोडक्ट सब में सेम है। आप इधर मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथीन, प्रोपीन या प्रोपीन, ब्यूटाइन कुछ भी लिखें, हाइड्रोकार्बन मैंने लिख दिया ऑल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
प्रोडक्ट विल बी सेम, CO2 वाटर लॉट ऑफ हीट। देन इसके बाद है कंबस्शन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में जो आपके सिलेबस में मैक्सिमम रिएक्शन एथेनॉल की पूछी जाती है, इथाइल एल्कोहल विच इज C2H5OH। तो एल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन की अलग रिएक्शन है, बट अगर आपने एरो पे लिख दिया कंबस्शन, अगर कंबस्शन लिख दिया तो एल्कोहल का भी प्रोडक्ट सेम है, CO2H2O लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो अब मैं यहां पर चाहे मेथेनॉल लिखूं चाहे मैं एथेनॉल लिखूं, लेटर से अगर सपोज मैं लिखूं CH3OH, तो ये मेथेनॉल है प्लस ऑक्सीजन, एरो पे मैं लिख दूं कंबस्शन। तो एरो पे कंबस्शन लिखने के बाद भी प्रोडक्ट सेम होंगे, CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, ये सेम होगा। तो याद रखना सारे एल्कोहल्स CO2 वाटर एंड हीट, सारे हाइड्रोकार्बन CO2 वाटर एंड हीट, प्रोडक्ट सब में सेम होता है। तो ये इन जनरल बता दिया सो दैट आप बहुत सारे रिएक्शंस कवर करें। ऐसा ना हो कोई आपसे पूछे प्रोपाइन प्लस ऑक्सीजन और एरो पे लिख दे कंबस्शन और आप सोचे कौन सी नई रिएक्शन आ गई, कुछ भी नहीं, हाइड्रोकार्बन है। ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शन के एंड पे ये लिख दो कि ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इट विल गिव सूटी फ्लेम, दैट इज सूट या येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी, बट एल्केन में कंप्लीट कंबस्शन होगा और ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर सपोज डिफ्यूज्ड सनलाइट में या डिफ्यूज सनलाइट में हम इन दोनों गैसेस को मिक्स करें, मीथेन और क्लोरीन को, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और सब्स्टिट्यूशन मींस इसे अगर आप डिटेल से लिखोगे तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, मीथेन है तो आई कैन राइट इट इन दिस मैनर, ये मीथेन का इस तरह लिख दे। ठीक है, क्लोरीन है इसे भी इस तरह लिख दे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक HCl मॉलिक्यूल तो अलग हो जाएगा और क्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इट विल बी CH3Cl प्लस HCl सेपरेट, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका भी नाम बता दूं, क्लोरोमीथेन। बट ये 4 स्टेज की रिएक्शन है, अभी मैंने आपको एक ही लिखी है। अगर 1 सब्स्टिट्यूट होगा तो क्लोरोमीथेन, अगर 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 हो जाएंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 हो जाएंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। 4 स्टेज रिएक्शन है, मैं बता रहा हूं 1 बाय 1। H एक एक हटता जाएगा, Cl लगता जाएगा, H एक एक रिड्यूस हो जाएगा, Cl एक एक इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट CCl4 which is carbon tetrachloride। तो इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस। देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन ली है ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये है सोडियम मेटल टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन लिक्विड। तो ये रिएक्शन है, अगर एथेनॉल को सोडियम के साथ सोडियम के साथ मिक्स करें तो वी गेट नंबर 1 C2H5ONA, इट इज सोडियम एथॉक्साइड, और प्लस जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड विच बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। तो ये रिएक्शन एल्कोहल्स के लिए है। अगर सपोज मैं ये कहूं कि CH3OH मेथेनॉल प्लस सोडियम मेटल, तो जहां ये था सोडियम एथॉक्साइड वहां बन जाता CH3ONA, तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता, यह है एथॉक्साइड, या बन जाता मेथॉक्साइड, सोडियम वो सेम रहता, मेथॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस फिर सेम होती। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सोडियम मेटल टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ alcoholic group in the compound, that is hydrogen gas which burns with popping sound। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन। तो ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर है, ये रिएक्शन देके ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, बट एल्केन्स कैन नॉट डू सो। और इसे भी लिखने का तरीका आपको इस तरह से बता दूं कि C2H4 अगर गिवन हो तो आई कैन राइट इट इन दिस मैनर लाइक दिस, ये C2H4 ऐसे लिख दिया। हमने देना है इसको ब्रोमीन, तो मैं इसे भी लिख दूं Br सिंगल बॉन्ड Br। तो अब देखिए इसे याद करना आसान हो जाएगा, एडिशन ऑफ
ब्रोमीन टू इथीन, आप एक ब्रोमीन इसे दे दें और एक ब्रोमीन इसे दे दें और सिंगल बॉन्ड बना दें, सी सिंगल बॉन्ड, तो एच एच पहले से था ना, वो इसे सेम रहने दें और बी आर इनके साथ और अटैच कर दें, बी आर और अटैच कर दें, तो इट विल बी 1,2 डाई ब्रोमो इथेन और ये कलरलेस है। यहां पर लिखेंगे ब्राउन कलर, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर और ब्रोमीन वाटर इज डिस्चार्ज्ड बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथीन एंड इथाइन। ध्यान रखना, अगर ये रिएक्शन इथाइन के साथ भी हो तब भी फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। रिमेंबर, अगर ये इथाइन होता तो इस तरह से बन जाता, ये भी Br बनता, ये भी Br बनता, तो मैं सिर्फ नाम बता देता हूं 1122 टेट्राब्रोमो इथेन, तो ये बन जाता। अदरवाइज रिएक्शन सेम है क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड है, तो ये रिएक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, तो इंपॉर्टेंट ये है इथीन के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, इथीन के हाइड्रेशन से एथेनॉल मिलता है, एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन मींस वाटर सेपरेट करना, हाइड्रेशन मीन वाटर ऐड करना, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से इथीन वापस मिलता है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन ये है, एट 170 डिग्री सेल्सियस कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन मींस वाटर सेपरेट हो जाएगा और नो नीड टू से ये बनेगा C2H4 इथीन। तो मैंने आपको बताया कि इथीन के हाइड्रेशन से एथेनॉल, एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से इथीन, और ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, दोनों आप याद कर लेना, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने एसिड बेस सॉल्ट में, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो विद एसिड तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है, लॉट ऑफ वाटर एंड वाटर बनता है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल उसके पैरेलल है। मैं आपको रिवाइज करवा दूं, रिवाइज ये करवा देता हूं कि अगर सपोज सोडियम कार्बोनेट होता Na2CO3 और हम मेटल नॉन मेटल या एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते तो उसके अंदर रिएक्शन ये थी, कार्बोनेट विद HCl, तो HCl से बनेगा क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड बन गया सॉल्ट, और प्लस CO2 एंड वाटर, नथिंग एल्स, तो ये प्रोडक्ट थे बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि ये भी एसिड ही है, ये मिनरल एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम का एसीटेट है, तो इट विल बी CH3COONA। मैं इसका नाम भी बता दूं, नाम इसका है सोडियम एसीटेट, ये बन गया सॉल्ट। और सॉल्ट बनने के बाद आपको बताया CO2 एंड वाटर, नथिंग एल्स। बट अगर मान लो इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट ना होके सोडियम बाइकार्बोनेट होता, इवन देन प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होते, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्या क्या देंगे, सॉल्ट, यानी ये सॉल्ट है, और दो कंपाउंड फिक्स्ड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये लास्ट जो थ्री रिएक्शंस ली है ना, ये आप ये मान लो कि कोई बोर्ड या प्री बोर्ड का पेपर ऐसा होता ही नहीं जिनके में ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में या कॉम्पिटेंसी बेस में क्वेश्चन बन के ना आए। तो आप इन क्वेश्चन को, इन रिएक्शंस को बड़े थॉरली समझ लें, ठीक है। आपने एक रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ी विच वाज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो थी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। नहीं अगर याद आ रही और आपको इस चैप्टर में जरा सी भी वीकनेस है तो आप मेरे चैनल के एसिड बेस सॉल्ट की, ऑल अबाउट एसिड्स, ऑल अबाउट बेसिस, ऑल अबाउट सॉल्ट की 3 वीडियो में देख लो, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। स्टिल कोई डाउट तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हो। तो जैसे आपने वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, ऑर्गेनिक में भी सेम है, जैसे उसके था एसिड, मैं कहूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें था बेस, अब मैं कहूंगा एल्कोहल, उसमें था सॉल्ट, मैं कहूंगा एस्टर, एंड वाटर सेम आएगा।
तो बिल्कुल पैरेलल है। लाइकवाइज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल गिव एस्टर प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और इसमें स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स यानी जो आपकी ऑरेंज फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, या जितने भी फ्लेवर्स होती है ना, वो सारे एस्ट्रस ही होते हैं। और एस्ट्रस बनते ऐसे ही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन वार्मिंग। तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैंने वही लिया है कि अगर आप एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है या इसे आप कह सकते हो एथेनोइक एसिड, ये एथेनॉल है या इसे आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल एथेनॉल। अगर आप इसे कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वार्मिंग करोगे तो एस्टर बनाने का तरीका भी बता दूं, याद रखना ऐसे ही करना। हमेशा पहले एसिड को लिखो, बाद में अल्कोहल को लिखो। एसिड का H ले लो और अल्कोहल का OH ले लो और बाकी सारा स्ट्रेट करके लिख दो CH3 COO C2H5। तो ये बनेगा CH3 COO C2H5, ये बन गया एस्टर। और OH और H मिलकर बना दो वाटर, तो ये सेपरेट हो गया। अब इसकी नेमिंग में भी पहले ये पढ़ा जाएगा इथाइल और 2 कार्बन की वजह से एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। और इथाइल एथेनोएट इज एन स्वीट स्मेलिंग एस्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सपोज एसिड बदल लें तो मिथाइल एथेनोएट भी बन सकता है, इथाइल प्रोपियोनेट भी बन सकता है, प्रोपाइल एथेनोएट भी बन सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा अल्कोहल लिया। मेथड आपको मैंने बता दिया, हमेशा पहले एसिड लिख लो, बाद में अल्कोहल, एसिड का H अल्कोहल का OH हटा दो और बाकी सारा स्ट्रेट करके लिख दो, तो ये 100% एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो और एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, बट ये इनवेरिएबली सबसे इंपॉर्टेंट सब स्कूल्स में दिया जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट। अब आता है, ये तो था एस्टेरिफिकेशन मींस एस्टर्स का बनना। जो दूसरा है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे उसके अंदर था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, इसमें भी हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं या इसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अब अगर कोई ये पूछ रहा है व्हाट इज सपोनिफिकेशन, तो एस्टेरिफिकेशन मींस एस्टर का बनना और सपोनिफिकेशन मींस एस्टर का टूटना। तो आप ये मान लो कि अगर एस्टर को कोई एल्कली लाइक NaOH या KOH के साथ हम ट्रीट करें तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ओरिजिनल अल्कोहल वापस मिल जाएगा। तो इट इज रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जांपल मैंने अभी इथाइल एथेनोएट बनाया, इसमें मैंने कहा इथाइल एथेनोएट प्लस NaOH। तो मैंने आपको बताया कि कोई सा भी एस्टर आप NaOH या KOH से ट्रीट करो तो ओरिजिनल अल्कोहल तो वापस मिल जाएगा, ऑब्वियस है, चला यहां से था तो C2H5OH। बट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो CH3COO Na, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये बन गया एथेनॉल। तो आप ये देखें, हमने इनसे रिएक्शन शुरू की थी तो यहां पहुंचे थे, यहां से शुरू की तो यहां वापस पहुंच गए। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स और सपोनिफिकेशन विच इज द रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन। वैसे एक वीडियो मेरे चैनल पे है सोप एंड डिटर्जेंट की, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज सोप से लेकर लास्ट में लिमिटेशंस, यूजेस और डिफरेंसेस सारा मैंने बता रखा है। सोप मिसेल क्या है, सोप वर्क कैसे करता है, सोप मॉलिक्यूल के कौन से 2 पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने सारा उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको सोप एंड डिटर्जेंट की 10 to 12 मिनट्स की वीडियो है, आप उसे वॉच कर लो, 100% है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी भी और रिएक्शन हो सकती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने वो ली है। और ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो पहले आप डिफरेंस समझ लें। मैंने जो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन ली थी उसमें था कंबस्शन ऑफ एल्कोहल। ध्यान दें, दोनों में ऑक्सीजन ही काम करेगी। बट अगर एरो पे लिखा कंबस्शन तो आपको मैंने बताया CO2 वाटर एंड लॉटर हीट एंड लाइट विल बी द प्रोडक्ट। बट ऑक्सीडेशन में ये नहीं होगा। इसमें भी आपको बता दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सके। और एज फार एज दिस रिएक्शन इज कंसर्न, इसमें 2 यूज होते हैं।
या तो यूज होता है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन KMnO4, यानी इसे हम लिख सकते हैं NaOH प्लस KMnO4, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या लिख सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो लैंग्वेज में लिखोगे तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और अगर मान लो सिंबॉलिक में लिखोगे तो H2SO4 प्लस K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं इसमें भी आपको जो आपके क्योंकि बुक में दे रखी है उतना ही बता रहा हूं, बट थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी आपके लिए जरूरी है कि अगर कोई आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर एथेनॉल है तो एथेनॉल पहले इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, यानी एसिटल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। बट क्योंकि आपके जो सिलेबस में है, जो आपके बुक्स में है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यह है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो उसमें आपने ये लिखना है कि एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, और ये एरो पे ये इन दोनों में से कोई सा भी, आइदर दिस और दिस, आप एरो पे एक लिखोगे जरूर, तो ये माना जाएगा ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन में सेकंड मेंबर अल्कोहल का है, तो सेकंड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का बना दोगे। मैंने आपको एल्डिहाइड वाली रिएक्शन बता दी है, लिखी नहीं है, एंड प्लस वाटर, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसकी ज्यादा डिटेल आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जितना सिलेबस एनसीईआरटी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको करनी बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ बता दूं कि मेरा चैनल 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्लीटली थॉरोली करवाने के लिए कमिटेड है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ इतनी ही गुरु दक्षिणा है कि आपको वीडियो को एक अच्छा सा लाइक देना है और सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर दो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का और मेरी नॉलेज का बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलता रहे और मेरी ब्लेसिंग भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। ऑल द बेस्ट।